बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंज लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो लेंज लॉ से पहले जो हमने पिछले टॉपिक फैराडे लॉ से रिलेटेड पढ़ा है, तो उसमें हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इक्वल है नेगेटिव एन डेल फाई बाय डेल टी। अब इस इक्वेशन में जो ये माइनस का साइन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये माइनस का साइन असल में हमें उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बता रहा होता है। तो अब अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, तो इसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं जो हेनरिच लेंज ने 1834 में डिस्कवर किया। तो अब उसी के नाम की वजह से इसे लेंज लॉ कहते हैं, क्योंकि ये मेथड हेनरिच लेंज ने प्रेजेंट किया। तो अब इसमें क्या है कि इसमें वो ये कहता है कि जब किसी चीज़ के अंदर मतलब कॉइल है, उसके अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है, तो वो जो ईएमएफ है वो असल में उस करंट की वजह से हो रही होती है। तो असल में अगर हमने ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो वो डायरेक्शन लीड करती है उस करंट की डायरेक्शन को, और उसके अंदर जो करंट होता है वो अपोज करता है अपने कॉज को, कि करंट जिस चीज़ की वजह से इंड्यूस हुआ है वही करंट अपने काज को ही अपोज करता है जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है। तो अगर हम सिंपली कहें तो ये जो लेंज लॉ है इसके मुताबिक द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन वो कैसी होगी, इज़ ऑलवेज सो दैट, ऐसी होगी टू अपोज, कि वो मुखालफत करेगी द चेंज विच काज द करंट, कि जिसकी वजह से वो करंट पैदा हुआ। कि अब जो ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन लीड कर रही है करंट की डायरेक्शन के साथ, और वो अपने काज को ही अपोज करेगा, यानी जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा है वो उसी की ही मुखालफत करेगा। इसी चीज़ को समझते हैं। तो अब जब यहाँ हमने कह दिया कि ये बात जो असल में ईएमएफ की डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रही है करंट की डायरेक्शन पर, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो लॉ है ये हम उन लूप्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं जो क्लोज्ड लूप हैं। अब अगर कोई लूप ऐसा है जो क्लोज्ड नहीं है, तो उस पर लॉ अप्लाई करना होगा, तो हम उसको इमेजिनरी क्लोज्ड कर देंगे, मतलब हम कंसीडर करेंगे कि वो लूप क्लोज्ड ही है। तो इस तरह ये रेफ़र करेगा करंट को, ईएमएफ को नहीं कर रहा। तो अब इसी चीज़ को समझते हैं कि ये अपने काज को कैसे अपोज करता है। अब इसके लिए क्या कंसीडर किया, अब हमने कंसीडर कर लिया कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल के साथ हमने एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया। अब गैल्वानोमीटर क्या है, ये गैल्वानोमीटर है, ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, और अगर इसमें से थोड़ा सा भी करंट फ्लो हुआ तो इसकी सुई डिफ्लेक्शन शो कर देगी। अब इसके साथ कोई बैटरी कुछ भी नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में कि लेट्स सपोज ये एक कॉइल है और इसके साथ सिंपली एक गैल्वानोमीटर हमने लगा दिया। अब जब गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, इसमें कोई सोर्स नहीं है करंट का, तो इसमें कोई करंट नहीं आ रहा। अब हुआ क्या कि इसके करीब एक बार मैग्नेट ले आए, लेट्स सपोज उसका नॉर्थ पोल इस साइड पर था। अब नॉर्थ पोल से जो फील्ड लाइंस हैं वो इमिट हो रही होती हैं बाहर की तरफ। अब जैसे ही इसने इस कॉइल की तरफ मूव किया तो इसका जो फ्लक्स था इसके साथ लिंकेज बनी, तो इसकी जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो यहाँ से गुजरी, कुछ गुजर गई, फिर ये एक पोजीशन पर कॉइल थी और इस तरह बार मैग्नेट मूव किया। लेट्स सपोज जब यहाँ पर था तो हम कह देते हैं कि समझने के लिए कि जो 3 मैग्नेटिक लाइंस थी वो इंटरेक्ट हुई, जब और पास हुआ तो 5, फिर 6, फिर 7, इस तरह जैसे जैसे वो एक साइड पर जा रहा है तो क्या हो रहा है कि जो चेंज ऑफ फ्लक्स है वो आ रहा है। तो क्या होगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, यानी करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। अब जैसे ही इसके अंदर करंट आएगा तो गैल्वानोमीटर की सुई जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर देगी। अब यहाँ पर भी फील्ड लाइंस इंटरेक्ट कर रही हैं। तो अब अगर हम इस लॉ को देखें तो इसमें यही कहा गया था कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की, जो यहाँ पर इंड्यूस्ड हो गया है, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, टू अपोज द चेंज विच काज द करंट, कि जिस चेंज की वजह से ये करंट क्रिएट हुआ है वो उसी को अपोज करेगी।
अब ये क्रिएट कैसे हुआ है? ये क्रिएट ऐसे हुआ है कि जो बार मैग्नेट था वो आगे की तरफ आ रहा था, तो अब ये इसको अपोज करेगा तो कैसे करेगा? ये जो बार मैग्नेट आगे आ रहा था उसको पीछे की तरफ अपोज करना चाहेगा। अब हुआ क्या कि ये एक कॉइल है, कॉइल के अंदर से करंट फ्लो कर गया। अब करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो ये जो कॉइल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अब जब ये मैग्नेट हो गया तो इसके मैग्नेट के हर के दो पोल होते हैं, तो इसके भी दो पोल बन जाएंगे। इसकी जो एक साइड होगी, लेट्स सपोज जैसे ये कॉइल है तो उसकी एक साइड ये होगी और दूसरी ये होगी, तो एक साइड जो होगी वो नॉर्थ पोल बन जाएगी और जो दूसरी वो साउथ पोल बन जाएगी। तो अब ये जो कॉइल है, अब इसके अंदर से करंट फ्लो हुआ, ये मैग्नेट बना, मैग्नेट बनते ही इसमें से भी फील्ड लाइंस इमिट होंगी। अब वो कैसी होंगी? वो होंगी एज टू अपोज द चेंज। अब वो अपने चेंज को अपोज करेंगी। अब अगर इसके करीब आने वाला जो मैग्नेट है उसके यहाँ पर नॉर्थ है, तो इसने जब इसको अपोज करना है तो इस साइड पर भी नॉर्थ होगा। तो ये मैग्नेट जब इस साइड पर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो इसमें फ्लक्स इंड्यूस हुआ, करंट आया, तो वो करंट अब इसको अपोज कर रहा है अपने काज को। इसके आगे आने से ये प्रोड्यूस हुआ है तो वो उसको आगे नहीं आने देगा, तो अपने काज को अपोज करेगा। कैसे करेगा कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है, इस साइड पर भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब एक नॉर्थ पोल इस कॉइल का बन गया, दूसरा नॉर्थ पोल इसका। अब ये दोनों नॉर्थ पोल अपोज करेंगे। तो यही बात लेंज लॉ में है कि जो डायरेक्शन है वो ऐसी है कि अपोज करेगी उस चेंज को जिसकी वजह से वो करंट बना है। तो अब अगर हम इस करंट की डायरेक्शन फाइंड करें तो राइट हैंड रूल से हम फाइंड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर कर्ली फिंगर्स हो जाएं तो थंब जो होगा तो वो इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बता रहा होगा कि ये यहाँ से अपवर्ड है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो अब ये बात हम समझ गए कि अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल आगे की तरफ आ रहा है, जो कॉइल है वो स्टेशनरी पड़ा है और इसका नॉर्थ पोल आगे की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा? इस कॉइल के अंदर फ्लक्स की लिंकिंग जो होगी, करंट इंड्यूस होगा। इंड्यूस्ड करंट की वजह से जब इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा तो ये कॉइल भी मैग्नेट बन जाएगी और इसका नॉर्थ पोल आगे आ रहा था तो इसकी भी साइड पर नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो ये दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे। तो यही लेंज लॉ की स्टेटमेंट है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच काज द करंट। अब हम दूसरे केस को कंसीडर करते हैं कि जब, अब ये तो स्टेशनरी है ना, ये कॉइल तो स्टेशनरी है। अब दूसरा केस कि इस बार मैग्नेट को पीछे की तरफ मूव करते हैं। अब जब पीछे की तरफ इसे मूव करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर पहले था नॉर्थ, अब इसको तो वैसे ही पीछे कर रहे हैं तो इसका तो नॉर्थ वैसे ही रहेगा, नॉर्थ वैसे ही फ्रंट पर है, बस वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो अब जब यहाँ पर नॉर्थ है और ये पीछे की तरफ जा रहा है तो अब वैसे ही उल्टा चलेंगे। क्या कि लेट्स सपोज यहाँ पर 7 फील्ड लाइंस लिंक हुई थी, अब पीछे गया तो 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, लेकिन लिंकिंग तो हो रही है ना, चेंज ऑफ फ्लक्स तो आ रहा है ना, तो ईएमएफ तो उस वक्त भी इंड्यूस हो रही होगी, ईएमएफ इंड्यूस हो रही होगी, करंट इंड्यूस हो रहा होगा, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा कि इसने अपने काज को अपोज करना है। तो जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल अब पीछे की तरफ जा रहा होगा वो कॉइल इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो वो कैसे करेगी कि यहाँ पर है नॉर्थ पोल, तो कॉइल की अब इस साइड पर हो जाएगा साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ अब उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी जिस काज की वजह से भी इसके अंदर करंट जो है वो इंड्यूस्ड हो रहा है वो उसी काज को अपोज करेगी। अगर करीब आ रहा था, करीब आने से उसके अंदर जो करंट है वो इंड्यूस हो रहा है तो वो उसको अपोज करने के लिए नॉर्थ के अगेंस्ट और नॉर्थ क्रिएट कर देगी। अगर वो दूर जा रहा है, दूर जाने से क्रिएट हो रहा है तो उसको अपोज करेगी। कैसे? नॉर्थ के अगेंस्ट साउथ क्रिएट कर देगी। तो यही लेंज लॉ की स्टेटमेंट है। तो ये उसी के हमने पॉइंट्स बनाकर लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और आपके नोट्स भी इजीली बन जाए। तो अब इससे फर्दर बात करते हैं। जो लेंज लॉ है वो असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही स्टेटमेंट है। तो अब
ये देखने के लिए कि लेंज लॉ कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, तो हम एक पिछले एक्सपेरिमेंट पर आते हैं जो हमने कुछ इस तरह परफॉर्म किया था। अब इसमें क्या था कि ये एक रॉड था जो रेलिंग पर ऐसे राइट साइड पर मूव कर रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंट हम चूँकि शुरू में ही कर चुके हैं, तो हमें पता है कि ये राइट साइड पर जैसे मूव करता जा रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है, और ये राइट साइड पर मूव कर रहा है। तो अगर हमने करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो उसके लिए राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं कि रोटेट वी टुवर्ड्स बी, तो स्ट्रेट जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन देगा, तो करंट अपवर्ड इस तरह। तो इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये पहले एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं कि जब रॉड को मूव करते हैं राइट साइड पर तो इसके अंदर एक ईएमएफ करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, और वो जो करंट है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, वो हमने राइट हैंड रूल से फाइंड कर ली। अब हो क्या रहा होता है कि जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ये रॉड जो राइट साइड पर मूव कर रहा है तो ये इसके अपोजिट यानी लेफ़्ट साइड में एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जो असल में इसके बैलेंस में अपोजिंग फोर्स है। यानी जो जिस वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है या जिस फोर्स से ये आगे जा रहा है उसके इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो वो जो फोर्स है वो हमारे पास इक्वल होती है ILB साइन ऑफ 90 के, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है तो ये बिल्कुल पीछे की तरफ है। अब अगर हम बात करें इसी फोर्स की डायरेक्शन की, तो इसकी डायरेक्शन भी हम लोग राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। अब उसके लिए राइट हैंड रूल जो पिछले चैप्टर में डिफ़ाइन हो चुका है कि जो राइट हैंड है इसकी जो मिडल फिंगर है वो मैग्नेटिक जो मिडल फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो इनटू द पेज है, तो लेट्स सपोज कि मिडल फिंगर इस साइड पर हो गई, और जो स्ट्रेट थंब है ये डायरेक्शन बता रहा होता है करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज और स्ट्रेट थंब अपवर्ड करंट की डायरेक्शन। तो ये जो पाम का हिस्सा है बिल्कुल ऐसे, तो ये हमें डायरेक्शन बताएगा इस फोर्स की। तो इस केस में अगर राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू और करंट अपवर्ड, तो जो पाम है हथेली है वो इस साइड पर आ रही है, तो इस साइड पर इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये FM इसके अपोजिट इस एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे हैं कि ये अपोजिटली ही आ रही है, तो ये उसके इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। अब ये जो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है तो असल में यही ड्रैगिंग फोर्स है जो उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है कि उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। कैसे कि एक्सटर्नल ड्रैगिंग फोर्स, यही जो FM उसको पीछे की तरफ ड्रैग कर रही है, इक्वल एंड अपोजिट, ये उसके इक्वल है और अपोजिट है इन डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के, टू कीप रॉड मूविंग, और रॉड को उसकी रोटेशन में रख रही है। कैसे? प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर इंड्यूस्ड करंट टू फ्लो। और इसी की अब जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ये इक्वली उसको ड्रैग कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और वो जो करंट है वो बार बार उसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो अब अगर इसी बात को ही समझें कि जितना वो आगे की तरफ एनर्जी लगा रहा है उतना वो पीछे की तरफ भी उस पर फोर्स लग रही है, और वही उसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट है उसके फ्लो के लिए एनर्जी क्रिएट कर रही है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि अब यही ड्रैगिंग फोर्स उस करंट का सोर्स बन रही है। तो इक्वली ये उसके अंदर आ रहा है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब अगर हम लेंज लॉ की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और जो लेंज लॉ है वो इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉरबिड करता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। अब उस चीज़ को समझते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेट्स सपोज कि इसका जो फ्लो है वो क्लॉकवाइज है। अब अगर इसका फ्लो क्लॉकवाइज है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अब ये करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो अब हम इस पर राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। अब इसके इक्वल फोर्स तो होगी अपोजिटली, तो वो देखते हैं
कि जो राइट हैंड है, इसकी जो मिडिल फिंगर है वो तो हो गई फील्ड की तरफ, और जो थंब है वो होना करंट की डायरेक्शन। अब फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, तो ये पाम है। अब इस साइड पर वही ड्रैगिंग फोर्स हो गई Fm, तो अब Fm भी इस साइड पर हो गई। अब जो मूव कर रहा है वो आगे की तरफ, और जो Fm है वो भी आगे की तरफ। अब एक ही डायरेक्शन में दो फोर्सेस। अब जो स्टार्ट होगा स्लोली, तो फिर क्या हुआ कि दूसरी फोर्स भी उसी डायरेक्शन, तो वो बूस्ट अप होगा मतलब दोनों फोर्सेस मिलकर उसे एकदम से तेज़ करना शुरू कर देंगी, और ये दोनों एक दूसरे की सपोर्ट में क्या होगा, जैसे ही उसे तेज़ करना शुरू कर देंगी कि तो उसके अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा होगा वो भी एकदम से ज़्यादा हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एकदम से बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से शुरू होकर बहुत ज़्यादा स्पीड में हो जाएगा या बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब वो ओबे नहीं हो रहा। लेंज़ लॉ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होना होता है। तो इसी वजह से जो लेंज़ लॉ है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉरवर्ड करता है। तो इस तरह ये लेंज़ लॉ कंप्लीट होता है। अगर इसके रिलेटेड किसी को कोई भी इशू हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।